हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं अंजुम स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज कॉर्नर में। तो साथियों, जैसा कि आप लोग ये थंबनेल देख पा रहे होंगे, इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रही हूँ आरपीएफ एसआई, आरपीएफ कांस्टेबल और एसआई का फॉर्म फिल हुआ कर दिया गया है और एग्जाम्स की डेट्स भी आ गई हैं। तो आप लोग अपनी तैयारी पे आई होप कि लगे होंगे। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं इस वीडियो में कि आरपीएफ एसआई का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हुआ है वो उसके 6 जनवरी और 2019 में जो थर्ड शिफ्ट का पेपर हुआ है उसके जीके और जीएस पोर्शन के बारे में हम इसमें डिस्कस करने जा रहे हैं। साथियों, मैं आपको बता दूं कि इससे पहले मैंने जो है वीडियोस अपलोड कर दी हैं, आप लोग जाके देख लीजिएगा, जो कि संबंधित है इसी प्रीवियस ईयर पेपर से, जो भी 5 जनवरी को पेपर हुआ था और बाकी शिफ्ट जो कि 4-5 शिफ्ट के पेपर्स है, मैंने उनको अपलोड कर दिया। आप लोग उससे भी जाके देख लीजिए और अपनी तैयारी को बेहतर बनाएं। तो साथियों, चलिए पहले हम लोग देख लेते हैं कि इसमें प्रश्न किस किस अकॉर्डिंग आते हैं। तो साथियों, आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि ये जो है प्रश्न जीके जीएस और करंट से आपके टोटल 50 क्वेश्चंस आते हैं। कितने? टोटल 50 क्वेश्चंस आते हैं। वहीं पे अगर रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग के जो है 35 क्वेश्चन है और मैथ्स के आपके 35 क्वेश्चन है। टोटल जो है 120 क्वेश्चंस पूछे गए थे और ये जो है कोई फेक पेपर नहीं है, ये डायरेक्ट आपका जो है वेबसाइट से लिया गया पेपर है। तो आप लोग देखेंगे कि इसमें कौन कौन से प्रश्न और कैसे पूछे जाते हैं। और जीके जीएस जहाँ है, यहाँ पे एक बहुत बड़ा ब्रॉड सेक्शन जो है कवर करता है, बहुत बड़ा पोर्शन कवर करता है। तो ठीक है, आप लोग वीडियो के साथ बने रहें और प्लीज वीडियो को स्टार्ट करने से पहले चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। साथियों, आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि ये जो है 6 जनवरी बस 2019 का पेपर है आरपीएफ एसआई का, जो थर्ड शिफ्ट का पेपर हुआ था। इससे के बाद में अब तक जो है कोई भी आरपीएफ का पेपर हुआ नहीं है। तो कोई पेपर अवेलेबल नहीं है। तो लेटेस्ट यही हुआ है रिसेंट में, हम लोग इसी को डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, क्या है क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, कैग कैग किन खातों का लेखा परीक्षण जो है करता है। तो कैग जो है वो किन खातों का लेखा परीक्षण करता है, ठीक है, देख लेते हैं क्या है। कैग जो है केंद्र सरकार और राज्य सरकार, केंद्र सरकार जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, राज्य सरकार और वित्तीय सहायता प्राप्त अन्य सरकारी संगठन जो है, केंद्र सरकार के साथ साथ जो भी वित्तीय सहायता प्राप्त सरकारी संगठन है, ठीक है, उनके बारे में ये करता है। ठीक है, तो देख लीजिए, इसको वन लीनियर फॉर्म में आप लोग चाहें तो नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए। और जो भी इससे रिलेटेड, अब कैग से रिलेटेड चीजें आती हैं तो आप कैग से रिलेटेड जो है जो भी चीजें हैं उन सारी चीजों को देख लीजिए कि कैग इस समय कैग कौन है, किस आर्टिकल में आता है और कैग से संबंधित चीजें। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर टू है, विश्व प्रसिद्ध चार मीनार में स्थित है। तो चार मीनार कहाँ पे स्थित है, कौन बताएगा साथियों, चलिए बताइए। चार मीनार जो है विश्व प्रसिद्ध वो कहाँ पे है, हैदराबाद में है। तो देख लीजिएगा, ठीक है, हैदराबाद में है। बाकी बैंगलोर में आपका और नई दिल्ली में बहुत सारी ऐतिहासिक इमारतें हैं। ठीक है, मुंबई में भी है, गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में है और नई दिल्ली की बात करें तो इंडिया गेट है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर थर्ड है आपका, कंपाउंड माइक्रोस्कोप का कौन सा लेंस वास्तविक, उल्टा और बड़ा प्रतिबिंब बनाता है। यहाँ पे तीन चीजें पूछी गई हैं कि कंपाउंड माइक्रोस्कोप का जो है कौन सा लेंस है जो कि इस तरीके का प्रतिबिंब बनाता है। एक तो वास्तविक, ठीक है, वास्तविक होना चाहिए, और उल्टा और जो है उससे बड़ा प्रतिबिंब बनाता है। तो ये होगा आपका ऑब्जेक्टिव। ठीक है, ऑब्जेक्टिव लेंस हो जाएगा, कौन सा है, ऑब्जेक्टिव लेंस। तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, प्रसिद्ध कृषि आंदोलन तेभागा किस प्रांत में हुआ था। तो कृषि आंदोलन तेभागा की बात करें तो ये जो कृषि आंदोलन तेभागा है ये बंगाल प्रांत में हुआ था। ये कहाँ पे हुआ था, ये बंगाल में हुआ था। ठीक है, उस समय के बंगाल में हुआ था तेभागा आंदोलन। और साथ ही इससे संबंधित जो है और भी कृषि आंदोलन पूछे गए हैं आपके पहले के शिफ्ट में। बाकी के और भी जो शिफ्ट अभी मैं इसके रिव्यू करूंगी, जो भी पेपर सॉल्व करवाऊंगी उसमें भी जो है पूछा गया है। तो आप लोग कृषि आंदोलन से, क्योंकि कृषि इस समय वर्ष 2019 की मैं बात करूं तो उस टाइम भी जो है किसान आंदोलन बहुत सारे हुए थे। अभी भी किसान आंदोलन तो कहीं ना कहीं न्यूज में होते ही हैं। तो आप लोग जो है इसे देख लें। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है आपका, निम्नलिखित शहरों में से कौन सा उत्तर पूर्व भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है। कौन सा ऐसा शहर है जिसे उत्तर पूर्व भारत, नॉर्थ ईस्ट का प्रवेश द्वार, एंट्री गेट कहा जाता है। तो वह है गुवाहाटी। और गुवाहाटी की हम बात करें तो ये गुवाहाटी कहाँ पे है, असम में। कहाँ पे है, असम में। और वहीं पे अगर गैंगटोक की बात करें तो गैंगटोक जो है सिक्किम की राजधानी है। साथ ही मैं बता दूं कि आपका इंटरनेशनल लेवल पे, अंतरराष्ट्रीय जो दूसरे देश हैं उनकी राजधानियां भी पूछा जाता है एग्जाम में। जैसे कि इसके पीछे इससे पहले जो भी शिफ्ट के पेपर हमने सॉल्व किए हैं उसमें एक एक शिफ्ट में जो है 3 से 4 प्रश्न हैं यही, जो कि करेंसी और कैपिटल से संबंधित है, यानी कि राजधानी और वहां की मुद्रा से संबंधित है। ठीक है, तो उसमें जो है आपका भारत के अंदर भी जो भी राज्य हैं उनके संबंधित जो है राजधानी पूछी जाती है उनसे संबंधित, और कई जो दूसरे देश हैं उनसे संबंधित भी पूछा गया है।
तो आप लोग यहाँ पे ध्यान रखिए, गंगटोक जो है वो सिक्किम की राजधानी है, ठीक है। आइजोल जो है वो मणिपुर की राजधानी है, और दिसपुर की बात करें तो दिसपुर असम की राजधानी है। दिसपुर असम की राजधानी है, और गुवाहाटी जो है असम का एक शहर है। गुवाहाटी को हम कहते हैं उत्तर पूर्व भारत का प्रवेश द्वार, ध्यान रखिएगा, असम में है ये, ठीक है। और असम में ही मैं आपको बता दूं एक बहुत ही फेमस नदी है, द्वीप, दुनिया का सबसे बड़ा बोलते हैं, और भारत में तो है ही है। एक नदी के अंदर द्वीप है। वैसे तो आप लोगों ने सुना होगा कि समुद्र के अंदर द्वीप है, लेकिन यहाँ पे नदी के अंदर सबसे बड़ा द्वीप है, ठीक है। उसका नाम है माजुली। क्या नाम है? माजुली द्वीप, ध्यान रखिएगा, माजुली द्वीप, ठीक है। माजुली नदीय द्वीप है, जो कि ब्रह्मपुत्र नदी में बना हुआ है। ब्रह्मपुत्र नदी उधर से उत्तराखंड से प्रवेश करती है और असम से होते हुए आती है, ठीक है। तो यहाँ पे माजुली द्वीप है आपका। नेक्स्ट प्रश्न हम देख लेते हैं क्या है। नेक्स्ट है, दिए गए विकल्पों में से कौन सा शीतकालीन ओलंपिक खेलों की श्रेणी के अंतर्गत आता है, ठीक है। यहाँ पे हो गया आपका माजुली द्वीप। तो यहाँ पे दिए गए विकल्पों में से कौन सा शीतकालीन ओलंपिक खेलों की श्रेणी के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पे कौन सा है, देखो शीतकालीन की बात किया गया, तो जाहिर सी बात है अगर हम ऑप्शन से नहीं पता है एलिमिनेट भी करेंगे तो हो जाएगा। और साथ ही मैं बता दूं वर्ष 2018 में, जैसे कि ये प्रश्न है जनवरी माह का में हुआ था 2019 के, तो और 2018 में भी जो है ओलंपिक्स हुए थे, ठीक है। तो यहाँ पे उससे संबंधित क्वेश्चन, और अभी भी ओलंपिक्स हुए हैं, तो आप लोग जो है ओलंपिक से संबंधित जो भी प्रश्न है उसे तैयार कर लीजिए, ठीक है, ताकि प्रश्न जो है एक भी प्रश्न आपका गलत ना हो सके। यहाँ पे शीतकालीन ओलंपिक में वाटर पोलो, तो देखिए कौन सी ओलंपिक खेलों की श्रेणी के अंतर्गत आता है। देखिए ये तो आएगा नहीं, वाटर पोल ठंडक में हो रहा है, वाटर पोल आनी हो नहीं सकता। वैसे अगर हम एलिमिनेशन का मेथड लगाए तो स्विमिंग, ये भी नहीं होता होगा, ठंडक में हो सकता है। रोविंग, ये भी नहीं हो सकता होगा। और शॉर्ट ट्रैक तो रनिंग वाला है, तो ये तो होता होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन भी अगर हम एलिमिनेशन भी चाहे तो यहाँ पे यूज कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। इसमें पूछा गया है पंचायतों की शक्तियों, अधिकारों और कर्तव्य को संविधान की 11वीं अनुसूची में द्वारा शामिल किया गया। तो साथियों मैं बता दूं संविधान में जो अनुसूचियां दी गई हैं उनमें कुल जो है 12 अनुसूची है, टोटल 12 अनुसूची, और मूल रूप से 10 अनुसूची है। अगर हम बात करें मूल रूप से, यानी कि जब संविधान को बनाया गया था उस समय 10 अनुसूचियां रखी गई थी, लेकिन बाद में उसमें जो है संविधान संशोधन करते 11वीं अनुसूची और आपकी 12वीं अनुसूची, इन दोनों को बाद में लाया गया है। तो उसको देख लेते हैं क्या है। तो किस, यही पूछ रहा है क्वेश्चन की जो 11वीं अनुसूची है इसको किस संविधान संशोधन के तहत शामिल किया गया था। तो इसको किया गया था 73वें, कब किया गया था? 73वें संविधान संशोधन। यहाँ पे 11वीं अनुसूची की बात कर ले तो ये 73वें संविधान संशोधन। और अगर बात करें यहाँ पे 12वीं अनुसूची की तो 74वां, 74th है, ठीक है, ये ठीक है 74th है। ये हुआ था 1993 में, ध्यान रखिएगा। 73वां और 74 संविधान संशोधन कब हुआ था? 1993 में, ठीक है। तो आप ध्यान रखिएगा यहाँ पे 73वां संविधान संशोधन जो है ये आपका सॉरी पंचायतों से संबंधित है। किससे संबंधित है? यहाँ पे पंचायत से, पंचायत की शक्तियों से, पंचायत से रिलेटेड जो भी कुछ है अनुसूची पूछा जा रहा है। तो 73वां हो जाएगा। और 74 की बात करें तो ये जो है आपकी नगर पालिका। अब जाहिर सी बात है गांवों में प्रशासन की बात हो गई तो यहाँ पे शहरों में भी प्रशासन की बात होगी, तो ये जो है आपका रिलेटेड है नगर पालिका से। तो ध्यान रखिएगा, आप लोग नोट डाउन कर लीजिए इसे, ठीक है। बाकी अनुसूची की और भी वीडियो में मैंने इसको याद करने की ट्रिक भी बताई है कि 12 अनुसूचियां, आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कौन सी कहाँ है, किसको कैसे याद करें, ठीक है। बाकी की वीडियोस मैं जो है पॉलिटी और सेक्शन करके ऐसे कवर कर लूंगी, आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। सॉरी, ये नगरों से संबंधित है, ठीक है, देख लीजिएगा आप इसे। नेक्स्ट है वांडी वॉश का निर्णायक युद्ध किनके बीच लड़ा गया। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है वांडी वॉश का युद्ध, ठीक है। वांडी वॉश कर्नाटक में एक जगह है, ठीक है। तो वांडी वॉश का युद्ध किनके बीच में लड़ा गया था? ये लड़ा गया था अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच में, ठीक है, अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच में। तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं क्या है, 1 सेकेंड, क्या हुआ भैया, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9 आपका, देख लेते हैं हम क्वेश्चन नंबर 9 क्या है। यहाँ पे ऑप्शन देख लीजिए आप क्या क्या है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 पूछा गया है भारतीय कृषि को अक्सर कहा जाता है। तो भारतीय कृषि को अक्सर मानसून कृषि कहा जाता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे लोग ज्यादातर अधिकतर किसान जो है वो मानसून पर डिपेंड होते हैं, ठीक है, कि मानसून सीजन आते हैं वो लोग जो भी फसलें हैं मानसून पे इंतजार करते रहते हैं। बाकी ये चीजें नहीं है इंडिया में, इंडिया से संबंधित है मानसून पर, क्योंकि इंडिया का जो जलवायु भी है वो भी मानसूनी जलवायु है, ठीक है। तो देख लीजिए क्या है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है आपका कार्बनिक यौगिकों में अचक्रीय या खुली श्रृंखला वाले यौगिक को भी कहा जाता है। अचक्रीय यानी कि जिनका और खुली श्रृंखला यौगिक, जैसे कि ओपन बॉन्ड बनाते हैं ये लोग, ठीक है, ऐसे करके पूरा ऊपर एच एच करके, ठीक है, जो भी कुछ है, ठीक है। तो उसे कहते हैं एलिफैटिक यौगिक। क्या कहते हैं? एलिफैटिक यौगिक।
एलिफेटिक यौगिक। और अगर आप लोग को हो सके तो आप अगर यहाँ पे एलिफेटिक यौगिक देख रहे हैं तो ये चारों ऑप्शन को आप एक बार गूगल करके देख लीजिए, क्योंकि उसमें जब आप इमेज देख लेते हैं ना तो आपके माइंड में जो है बन जाती है, फिर उसको लंबे समय तक याद रहती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा, इनमें से क्या केवल पौधों में पाया जाता है? तो इनमें से कौन सी चीज है जो कि पौधे में पाई जाती है? तो ये जो है आपका बात कर रहा है शेल, यानी कि कोशिका से संबंधित, जो आपने कोशिका से संबंधित बायो में पढ़े होंगे चैप्टर। ठीक है, उससे संबंधित है। ठीक है, कोशिका में क्या है? एक तो पहले मैं बता दूं कि कोशिका जो है सेल, ये दो तरीके की होती है। जब खोज भी की गई थी इसकी, तो एक तो एनिमल सेल की गई थी, ठीक है, एनिमल सेल की, और दूसरी प्लांट सेल की खोज की गई थी। ठीक है, प्लांट सेल की, यानी कि एक जंतु करके जंतु के में है क्या बोलते हैं, जंतु कोशिका, और एक जो है पादप कोशिका। ठीक है, तो जंतु कोशिका में सब कुछ होता है, पादप कोशिका में भी सब कुछ होता है, लेकिन यहाँ पे एक चीज तो आपने ध्यान रखी होगी कि कोशिका भित्ति, यानी इसे हम कहते हैं सेल वॉल। क्या बोलते हैं? सेल वॉल, ध्यान रखिएगा, सेल वॉल। सेकेंड, ठीक है, ये है आपका सेल वॉल। ठीक है, देख लीजिए, सेल वॉल। ठीक है, सेल वॉल। तो साथियों इसको मैं पहले बता दूं कि क्या होता है। आप लोगों ने पेड़ तो देखा ही होगा, ठीक है, क्या जानवरों में कुछ ऐसा होता है, जैसे पेड़ में बाहर में आप नीम का पेड़ देख रहे हो, उसमें छाल होती है, ठीक है, बाहर छाल होती है, बाकी दूसरे पेड़ में उसमें बाहर छाल होती है। तो आप ऐसे करके कुछ ऐसे ट्रिक या कुछ अपने माइंड में बना सकते हैं कि सेल वॉल, यानी कि एक प्लांट के ऊपर एक पूरी ब्राउन कलर की वॉल ही चढ़ी होती है। ठीक है, जिस जो कि सिर्फ प्लांट में पाया जाता है, एनिमल में नहीं पाया जाता है। तो हम ध्यान रखेंगे वो सेल वॉल होता है, यानी कि उसे कहते हैं कोशिका भित्ति। उसे क्या कहते हैं हम हिंदी में? कोशिका भित्ति होती है। और यही चीज एनिमल्स में नहीं पाया जाता है, सेल वॉल नहीं पाया जाता है। बाकी यहाँ पे बात करें कोशिका संरचना, तो बिल्कुल दोनों में कोशिका है तो कोशिका संरचना होगी ही। और नाभिक, जितने भी सेल्स होते हैं सब में न्यूक्लियस तो होता ही है, यानी कि केंद्रक या फिर नाभिक, उसे वो तो होता ही है। भले हालांकि दो तरीके के सेल होते हैं, एक प्रोकैरियोटिक, एक यूकैरियोटिक। तो प्रोकैरियोटिक जो है, इसमें नाभिक, जो नाभिक होता है ये क्लियर नहीं दिखता है हमें। और यूकैरियोटिक की बात करें तो उसमें जो है नाभिक का स्ट्रक्चर या फिर न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर जो है हमें एकदम क्लियर देखने को मिलता है। ठीक है, लेकिन होते तो सभी सेल्स में है। तो यहाँ पे नाभिक सभी सेल में होता है, कोशिका संरचना भी होती है और कोशिका झिल्ली भी होती है। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो ये जो सेल वॉल हो गया, ठीक है, सेल वॉल के नीचे आपका कोशिका झिल्ली होती है, सेल मेम्ब्रेन उसे बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेल मेम्ब्रेन। वहां पे होता है आपका कोशिका झिल्ली। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन होता है, कोशिका झिल्ली भी होती है। तो ध्यान रखिएगा कि फिर सबसे पहले सेल वॉल होता है प्लांट सेल में, फिर उसके नीचे आपकी हो जाती है कोशिका झिल्ली, यानी कि सेल इसको क्या कहते हैं, कोशिका झिल्ली, सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, फिर उसके अंदर जो है आपके बाकी चीजें आ जाती हैं, माइटोकॉन्ड्रिया और बाकी चीजें, सारी चीजें, और अंदर जो है आपका न्यूक्लियस होता है, यानी कि केंद्रक होता है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा ये हो। ठीक है, बाकी की चीजें अगर आपको इससे संबंधित वीडियो चाहिए तो आप लोग प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और मैं फिर प्रोवाइड कराऊंगी। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी गंगा की सहायक नदी है? तो यहाँ पे गंगा की सहायक नदी पूछी गई है। तो साथियों मैं आपको बता दूं कि गंगा नदी जो है जब आती है यहाँ पे, तो वैसे तो गंगा नदी का उद्गम स्थान की हम बात करेंगे तो वहां पे भी कई सारी चीजें हैं, भागीरथी, अलकनंदा, ये सब ये नदियां आती हैं, फिर मिलके देवप्रयाग में वहां पे फिर वापस से गंगा का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो अगर मैं बात करूँ तो मान लीजिए आप ये गंगा नदी है, और गंगा नदी की दो ट्रिब्यूटरीज होती हैं। एक तो उसमें जो वेस्ट साइड से, यानी इस साइड से पश्चिम की ओर से आने वाली मिलने वाली नदियां होती हैं। ठीक है, एक ये तो ये हो गई। ठीक है, बाकी की कुछ दूसरी हो जाती है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा पश्चिम की ओर से आपकी जो आती हैं, एक तो ये यमुना हो गई, कौन सी, इसकी जो है सहायक नदी, एक तो ये यमुना हो गई, यमुना नदी, और यहाँ पे सोन नदी हो गई सबसे बड़ी। गंगा की या फिर भारत में पूछा सबसे बड़ी लंबी सहायक नदी कौन सी है, तो वो है यमुना नदी। ठीक है, यमुना हो गई, ये सोन नदी हो गई, आपके यहाँ पे दामोदर नदी भी हो जाती है। ठीक है, दामोदर नदी जो कि पश्चिम साइड से आके गंगा में मिलती है। हालांकि दामोदर जो है लास्ट टाइम में आके मिलती है जब गंगा समुद्र से मिलने वाली होती है। ठीक है, लेकिन अगर अब यहीं पे हम बात करें कि इस साइड से, नॉर्थ साइड से, यानी कि उत्तर साइड से कौन सी नदी बहती है? ठीक है, जो कि इस साइड से बहती है, नॉर्थ साइड से। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाती है, कई सारी आपकी ट्रिब्यूटरीज हैं, मैं आपको बता दूं, आप नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि इससे संबंधित क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में पूछे ही जाते हैं, बहुत बारी पूछे भी गए हैं। ठीक है, तो देख लेते हैं यहाँ पे क्या है। इसमें आपकी आ जाती है गंडक। ठीक है, साथियों देखिए यहाँ पे क्या है,
यहाँ पे है आपकी गोमती, ठीक है, गोमती नदी हो गई, घाघरा हो गई, ठीक है, गोमती, घाघरा और गंडक है। कोसी आपकी जाके यहाँ पे बिहार में मिलती है, जिसे बिहार का शोक भी कहते हैं कोसी नदी को, ठीक है। तो आप ध्यान रखिएगा, ये जो है नदियां आपके गंगा की सहायक नदी है। और यहाँ पे पूछा गया है कौन सी, तो इसमें सुबनसिरी नहीं है, मानस भी नहीं है और जांस्कर भी नहीं है। यहाँ पे गंडक, गंडक मैंने बताया, ठीक है, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, मेन मेन तो यही है, आप इन्हें ध्यान रखिएगा, ठीक है। और यहाँ पे रामगंगा भी हो जाती है, ध्यान रखिए, आप नोट डाउन कर लीजिए इसमें, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, ठीक है, रामगंगा और एक है महानंदा, एक है महानंदा नदी, ठीक है। तो इतनी सारी नदियां जो है आपकी गंगा की सहायक नदी हो जाती है। नेक्स्ट, अगर हम यहाँ पे गंगा की सहायक नदी पूछ रहे हैं तो आप लोग साथियों ये भी देख लीजिएगा कि ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी कौन सी है। आप इसी के नीचे नोट डाउन करके लिख दीजिए, क्योंकि क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका क्योटो प्रोटोकॉल का उद्देश्य है, तो क्योटो प्रोटोकॉल का आपका का जो है उद्देश्य क्या है। तो साथियों मैं पहले क्योटो प्रोटोकॉल के बारे में आपको बता दूं कि क्योटो प्रोटोकॉल है क्या। क्योटो प्रोटोकॉल जो है ये क्योटो जो है, ठीक है, ये जापान शहर में है। कहाँ पे है, सॉरी, जापान देश में है, जापान में है। वहां पे एक प्रोटोकॉल से संबंधित एक एमओयू साइन किया गया था, एक हस्ताक्षर किया था कई सारे देशों ने मिलकर, जो कि ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन को कम करना। ग्रीन हाउस गैस आप देख लीजिएगा कौन कौन सी है, तो आप लोग कमेंट करके बताइए कौन कौन सी है। ग्रीन हाउस गैस जो है इसके उत्सर्जन को कम करना है, और इसको जो है जापान में अपनाया गया था। इसमें इसको लागू किया गया था 2005 में, यानी कि इसको लागू किया गया था, क्योटो प्रोटोकॉल को 2005 में लागू किया गया था, ठीक है। साथ ही यहाँ पे बात हो गई क्योटो प्रोटोकॉल की। इसमें बेसिकली क्या होता है कि जो CO2 गैस होती है, सबसे सर्वाधिक तो इसमें बात किया गया है CO2 गैस, जो कि हार्मफुल होती है एनवायरमेंट के लिए। इसके एमिशन को रोकने के लिए, यानी कि ज्यादा CO2 रिलीज हो रही है, उसको रोकने के लिए, उसे कम करने के लिए चीजें, ये क्योटो प्रोटोकॉल जो है लाया गया था। और साथ ही वहीं पे बात की है क्योटो प्रोटोकॉल के साथ साथ एक मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल आपका है, जो कि एग्जाम में बहुत बारी पूछा गया है, ठीक है। यही दो प्रोटोकॉल है जो कि इन्वायरमेंट से रिलेटेड पूछे जाते हैं, तो आप लोग यहाँ पे मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जाके देख लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्या है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 14। इसमें पूछा गया राष्ट्रीय राजमार्ग 1 दिल्ली से कहाँ तक जाता है, तो राष्ट्रीय राजमार्ग जो है 1, इसको तो वर्ड लिनियर फॉर्म में नोट डाउन कर लीजिए, फैक्चुअल क्वेश्चन है, ठीक है। ये जो है अमृतसर, दिल्ली से अमृतसर जाता है, दिल्ली टू अमृतसर तक जाता है। और वहीं पे बात करें, यहाँ पे बहुत बारी पूछा गया है जीटी रोड के बारे में। क्या पूछा गया है, जीटी रोड के बारे में। तो जीटी रोड जो है कहते हैं दक्षिण एशिया की सबसे बड़ी रोड है। क्यों, क्योंकि ये जो है म्यांमार के बॉर्डर से लेके ये आपका अफगानिस्तान तक इंडिया को जोड़ता है, ठीक है। और इसको बनवाया था शेर शाह सूरी ने। पहले तो लिख दीजिए कि इसको बनवाया किन्होंने ना, शेर शाह सूरी ने बनवाया था, ठीक है। बहुत पुरानी रोड है इंडिया में। और ये जो है इसको ये सबसे लंबी, एशिया की भी सबसे लंबी और इंडिया की भी सबसे लंबी रोड हम कह सकते हैं इसको, ठीक है। ये म्यांमार, बांग्लादेश, इंडिया को जो है इन अंतरराष्ट्रीय देशों से जोड़ते हुए से लेके जो है ये पाकिस्तान, अफगानिस्तान को भी इंडिया से कनेक्ट करता है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है केंद्र और राज्यों के संबंधों के निर्धारण के लिए बने दूसरे आयोग की अध्यक्षता किसने की थी। तो साथियों मैं आपको बता दूं कि केंद्र और राज्य संबंध, यहाँ पे सेंट्रल स्टेट रिलेशन की बात की जा रही है। तो जो केंद्र और राज्यों के संबंध के निर्धारण के लिए कि भाई कैसे बनाया जाए, इन चीजों में क्या रखना चाहिए क्या नहीं, तो उसमें आयोग बनाए गए थे। तो इसमें जो है आपका पहला आयोग भी पूछा गया है, जो है और भी शिफ्ट जो है उनमें पहला आयोग पूछा गया, और ये इस क्वेश्चन में आपसे दूसरा आयोग पूछा गया। तो मैं बता दूं कि पहले तो दूसरे आयोग के बारे में पूछा गया है, तो उसी को बता दूं कि ये जो दूसरा आयोग है इसकी अध्यक्षता MM पुंछी ने की थी, ठीक है। ध्यान रखिए कि इसको पुंछी आयोग भी बोलते हैं, MM पुंछी ने की थी। और इसमें इसको जो है वर्ष 2007 में बनाया गया था। कब बनाया गया था, 2007 में, ध्यान रखिएगा। MM पुंछी आयोग को वर्ष 2007 में इसमें जो है बनाया गया था, ठीक है। MM पुंछी आयोग की अध्यक्ष MM पुंछी ने इसकी अध्यक्षता की थी, पिछड़ा वर्ग से जो भी सॉरी केंद्र और राज्यों के संबंध में जो दूसरा आयोग बनाया गया था वर्ष 2007 में। और वहीं पे बात करें अगर इसके पहला आयोग, दूसरा आयोग यहाँ पे पूछा गया, पहला आयोग भी पूछा गया और शिफ्ट में, तो इसके पहला आयोग जो है 1983 में बनाया गया था। ये भी कभी कभी वर्ष भी पूछ लेता है। और इसकी अध्यक्षता की थी सरकारिया, इसे जो है सरकारिया आयोग के नाम से भी जानते हैं, जो 1983 में बनाया गया था केंद्र और राज्यों के संबंध में, ठीक है। और उनका नाम है RS सरकारिया। क्या नाम है, RS सरकारिया। यहाँ पे आप नोट डाउन कर लीजिए RS सरकारिया, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न क्या है। सच यहाँ पे मैं बता दूं कि यहाँ पे केंद्र राज्य के संबंधों की निर्धारित के लिए इससे संबंधित जो है यहाँ पे पिछड़ा वर्ग आयोग से संबंधित जो भी है आयोग बनाए गए थे, उससे भी रिलेटेड क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछा गया है। तो यहाँ पे मैं बता दूं कि
ये आपका प्रशासनिक सुधार आयोग भी आएगा इससे संबंधित, तो मैं बताती हूँ। क्वेश्चन नंबर 16 है मेडन ओवर किस खेल से संबंधित है। साथियों मैं बता दूं कि जो खेल से संबंधित क्वेश्चन है इसमें सिर्फ इससे ही रिलेटेड कि ये जो है कोई भी चीज पूछ लेता है, कोई टॉपिक, कोई भी वर्ड जो है ये किस खेल से संबंधित है, ऐसे ही करके आपके इसी शिफ्ट में 2 से 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं और खेल से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो आप लोग अभी हाल ही में ओलंपिक्स में हैं, बाकी जो भी पैरालंपिक्स में अच्छा प्रदर्शन रहा इंडिया का, तो जो भी कुछ है आप इससे संबंधित चीजें तैयार कर लीजिए, क्योंकि गेम से क्वेश्चन श्योर शॉर्ट पूछे ही जाते हैं, ठीक है। तो मिडन ओवर्स किससे संबंधित है, मिडन ओवर, ओवर जो है संबंधित है क्रिकेट से, और यहाँ पे मिडन ओवर की बात की जाती है, तो वो भी है आपका क्रिकेट से, ठीक है। नेक्स्ट है निम्नलिखित व्यक्तियों में से कौन दौड़ प्रतियोगिता से नहीं जुड़ा है। तो साथियों मैंने पहले ही बताया ये वर्ष 2019 का पेपर है और 2018 में जो है ओलंपिक्स भी हुए थे। तो यहाँ पे पंकज आडवाणी जो है उस टाइम के कुछ अवार्ड्स वगैरह दिए गए थे, तो उसमें जो है पंकज आडवाणी जो है दौड़ प्रतियोगिता से नहीं जुड़े हैं। बाकी हुसैन बोल्ट तो जुड़े ही हैं, पीटी उषा भी है, हिमा दास, इनको डींग एक्सप्रेस भी बोला जाता है, ठीक है। और यहाँ पे बचे पंकज आडवाणी, तो ये जो है नहीं है, ठीक है। और इस बार आप लोग देख लीजिएगा पीटी उषा जी के बारे में कि इस बार उन्हें जो है ओलंपिक में एक पद दिया गया था, वो पद कौन सा है आप लोग इस पर टाइप करके बताएंगे, ठीक है। नेक्स्ट है काम करने अथवा ऊर्जा स्थानांतरण की दर को क्या कहा जाता है। तो कार्य करने, और जब आप कार्य करेंगे तो उसमें ऊर्जा का ट्रांसफर जो होता है उसको बोलते हैं हम शक्ति, ठीक है। कार्य करने में ऊर्जा स्थानांतरण की दर को कहते हैं हम शक्ति, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं आपका। नेक्स्ट है कि आपका विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र द्वारा त्वरण के अंतर्गत विद्युत आवेशित कणों को डैश के रूप में प्रेषित किया जाता है, यानी कि क्या है, विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र द्वारा, यानी कि विद्युत और चुंबकीय दोनों क्षेत्र द्वारा त्वरण के अंतर्गत विद्युत आवेशित कणों को हम क्या कहते हैं, सर चुंबकीय विकिरण कहते हैं। तो डेफिनेशन इसे नोट डाउन कर लीजिए आप लोग। साथ ही वहीं पे अगर मैं बात करूं विद्युत चुंबकीय आवृत्ति की, किसकी, विद्युत चुंबकीय आवृत्ति की, तो विद्युत चुंबकीय आवृत्ति क्या हो जाती है, विद्युत चुंबकीय आवृत्ति, इसको मापने के लिए हम जो है वेव मीटर का यूज करते हैं। क्या है, वेव मीटर, वेव में तरंग होता है, तो उसको हम मापने के लिए जो है, इसको मापने के लिए वेव मीटर का यूज करते हैं। और वहीं पे अगर हम बात कर लें विद्युत चुंबकीय प्रेरण, प्रेरण, तो कभी कभी इस जैसे कि और पहले की भी शिफ्ट में क्वेश्चन इससे संबंधित ऐसे पूछे गए हैं कि पास्कल नियम, पास्कल्स लॉ किससे रिलेटेड है, ठीक है। तो वहां पे हाइड्रोलिक प्रेशर हो जाता है। यहाँ पे पूछा गया विद्युत चुंबकीय प्रेरण, अगर हम ये बात करें तो ये फैराडे के नियम के तहत आता है, फैराडे का नियम, ठीक है। विद्युत चुंबकीय प्रेरण का सिद्धांत जो है वो फैराडे ने दिया था। किन्होंने दिया था, माइकल फैराडे, आई थिंक फैराडे ने दिया हुआ था। इसमें क्या है, जब किसी भी सर्किट में, तो इस नियम के विद्युत चुंबकीय प्रेरण में क्या है, जब किसी भी सर्किट में कोई परिवर्तन होता है, यानी कि कोई सर्किट है उसमें कोई चेंजेस हो रहा है, तो उसमें एक ईएमएफ धारा करके उत्पन्न होती है। बस यही चीज है आपका फैराडे का नियम, ठीक है। ध्यान रखिएगा जब कोई भी सर्किट में हम कोई चेंजेस करते हैं तो उसमें ईएमएफ धारा जो है निकलती है, ठीक है, प्रवाहित होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 पूछा गया है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में संशोधन निम्नलिखित में से किस बहुमत के आधार पर किया जाता है। तो यहाँ पे बात किया जा रहा है डीपीएसपी, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, जो कि पहले मैं बता दूं ये भाग 4 में है। कहाँ पे है, ये भाग 4 में है, ध्यान रखिएगा। नीति निर्देशक सिद्धांत भाग 4 में आता है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। इसको जो है किस बहुमत में पारित किया जाता है, तो वैसे आंसर तो सभी लोग देख पा रहे होंगे कि संसद के विशेष बहुमत में। लेकिन साथियों मैं आपको बता दूं कि जो भी पार्लियामेंट में कोई भी लॉ या कोई भी चीजें जो पारित की जाती हैं वो दो तरीके से होता है, दो तरीके से होता है, एक तो विशेष बहुमत और एक साधारण बहुमत। साधारण बहुमत जो होता है वो 1/3 होता है, यानी कि जो पार्लियामेंट में लोग होते हैं उनका 1/3 जो उसमें उपस्थित होते हैं। और इसमें होता है 2/3, क्या होता है 2/3, इसे कहते हैं विशेष बहुमत। यानी कि अगर मान लीजिए कि पार्लियामेंट में जितने भी लोग उपस्थित हो उनके उनका जो है दो हिस्सा जो है, तीन तीन भाग में दो हिस्सा जो होता है वो आपका हो जाता है, इसे हम बोलते हैं विशेष बहुमत। यहाँ पे आप देख पा रहे हो। और ये भी जो है डीपीएसपी में जो भी चेंजेस करते हैं ये भी विशेष बहुमत के द्वारा करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे बहुत सारे ऐसे भी पार्लियामेंट में लॉ ये चीजें पास की जाती हैं जो कि चेंजेस करने होते हैं, वो जो है सिंपल मेजोरिटी, ठीक है, साधारण बहुमत से करते हैं, उसको हम बोलते हैं 1/3। तो इसे ध्यान रखिएगा, कभी कभी ये भी पूछ लिया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 21 है आपका, किसी पदार्थ के अपने दर्पण प्रतिबिंब पर अति संवेदनशील ना होने का गुण क्या कहलाता है। किसी पदार्थ पे, यानी कि कोई पदार्थ है और उस पे उसका जो दर्पण प्रतिबिंब है वो अति संवेदनशील नहीं होता है उस पर, तो उसे कहते हैं हम चिरैलिटी। क्या कहते हैं, चिरैलिटी। और साथियों बाकी की चीजें बची तो आप इसे गूगल कर लीजिएगा, देख लीजिएगा क्या है, ठीक है।
नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या है। नेक्स्ट है, ब्रीडिंग की वह कौन सी प्रक्रिया है जिसमें जिसके द्वारा उच्च प्रोटीन या उच्च विटामिन या प्रोटीन और अत्यधिक वसा वाली फसलें उगाई जाती है, यानी कि कुछ उसमें जो है उसको बोलते हैं बायो फोर्टिफिकेशन। यहाँ पे क्या होता है, बायो फोर्टिफिकेशन के थ्रू कोई जो पहले से शीट वगैरह होती है उसमें कुछ चीजें ऐड कर दी जाती हैं, उसमें जो है हाई विटामिन कर दिया जाता है, हाई प्रोटीन और हाई फैट वाली फसलें जो है सब उगाई जाती हैं। आजकल तो जेनेटिक फसलें भी उगाई जा रही हैं, जेनेटिक जीन्स जेनेटिक क्रॉप्स पे भी बात चल रही है, ठीक है। 1 सेकेंड, यहाँ पे देख लेते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23, राज्य मंत्रियों की शपथ या प्रशासन संविधान की किस अनुसूची के अंतर्गत आता है। साथियों अभी अनुसूची से संबंधित क्वेश्चन था, वहां पे पंचायत से संबंधित मैंने आपको बताया था, यहाँ पे वापस से अनुसूची से संबंधित क्वेश्चन पूछ लिया गया है। तो आप देख लीजिए कि ये कितना ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये शेड्यूल्स जो है अनुसूचियां बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप इन्हें ध्यान तैयार कर लीजिए। एक तो शेड्यूल्स हो गया, दूसरा आपका यहाँ पे मेन पोर्शन जो क्वालिटी का माना जाता है, एक तो आपका प्रियम्बल हो गया यानी कि प्रस्तावना हो गया, दूसरा आपका हो गया सिटीजनशिप, सॉरी हाँ चैप्टर हो गया दूसरा सिटीजनशिप, इससे भी संबंधित क्वेश्चंस पूछे ही जाते हैं। और इसके बाद तीसरा चैप्टर आप जो का हो जाता है मौलिक अधिकार यानी फंडामेंटल राइट्स, ठीक है, मौलिक अधिकार। और चौथा चैप्टर है आपका फंडामेंटल ड्यूटीज यानी कि मौलिक कर्तव्य। ध्यान रखिएगा, मौलिक कर्तव्य हो जाता है फंडामेंटल ड्यूटीज। उसके बाद हम बात करें तो डीपीएसपी, जो कि वो भी भाग 4 में ही है, ठीक है, फंडामेंटल ड्यूटीज हो गया। और यहाँ पे हो जाता है ये आपके राज्य के नीति निर्देशकता, तो इसे आप नोट डाउन कर लीजिए। अनुसूचियां ये तो बहुत ही जरूरी है आपको तैयार करना, इससे श्योर शॉर्ट क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं हर शिफ्ट में, ठीक है। तो यहाँ पे देख लीजिए राज्य के मंत्री की शपथ किसमें दी गई है, तो यह है तीसरी अनुसूची में दी गई है। साथियों जैसे कि मैंने पहले भी आप लोगों को बताया हुआ है कि अनुसूचियों को याद करने के तरीका मैंने बताया हुआ है, तो ध्यान रखिएगा कि वापस से मैं रिपीट करा देती हूँ। पहली अनुसूची जो है वो क्या है, राज्य और राज्य और केंद्र, जो भी केंद्र राज्य है, इंडिया और इट्स टेरिटरी, ठीक है, भारत और उसके जो भी राज्य और केंद्र शासित राज्य हैं उनके बारे में, उनकी सीमाओं उनके आदि के बारे में यहाँ पे चर्चा की गई है अनुसूची 1 में। अनुसूची 2 में बात करें तो अनुसूची 2 में जो है वेतन और भत्ते की बात की गई है। किसके वेतन और भत्ते की बात की गई है, तो ये जो संवैधानिक पद पर होते हैं उन लोगों के वेतन और भत्ते की बात की गई है। और यहाँ पे इसको हम एक ऐसे भी तरीके से याद कर सकते हैं कि पहला तो हमारा राज्य हो गया, भाई कोई राज्य बनेगा और वहां पे तो भारत में राज्य है और यूनियन टेरिटरी है यानी कि केंद्र शासित प्रदेश है, तो पहली अनुसूची में तो आपका ये हो जाता है, ठीक है। और अगर वहीं पे हम दूसरी अनुसूची की बात करें तो दूसरी अनुसूची में हमारा हो जाता है वेतन और भत्ते। तो याद रखिएगा कि 2 नंबर की कमाई होती है, ठीक है। तो यहाँ पे से हम कुछ भी ट्रिक करके ऐसे लर्न कर लेंगे कि वेतन और भत्ते यानी 2 नंबर की कमाई हमारी अनुसूची 2 में दी गई है। अनुसूची 3 की बात करें तो अनुसूची 3 में है झूठी कस्में। अब ध्यान रखिएगा शपथ जो है वो कस्में खाई जाती है, तो यहाँ पे जो मंत्री नेता होते हैं उन लोगों की तो आप ऐसे कुछ ट्रिक करके याद कर सकते हैं, ठीक है, कि वो उन लोगों की वो लोग फिर तीसरी अनुसूची में झूठी कस्में खाते हैं, ठीक है। और चौथी अनुसूची की बात करें तो चौथी अनुसूची में हो जाती है कुर्सी की 4 टांगे होती हैं। कुर्सी की कितनी 4 टांगे होती हैं, 4 टांगे होती हैं। तो यहाँ पे एलोकेशन ऑफ सीट्स यानी कि सीटों का केंद्र और राज्य में जो भी है उस सीटों का बंटवारा, ठीक है, ये दिया जाएगा आपका सीटों का बंटवारा किसमें, अनुसूची 4 में। तो आप ऐसे जो है याद कर सकते हैं, ठीक है। देख लीजिए मेरी और भी वीडियोज आके। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर, यहाँ पे आप लोगों को याद ही हो गया होगा कि तीसरी अनुसूची में क्या है, तीसरी अनुसूची में है झूठी कस्में यानी कि शपथ से संबंधित है, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट है यहाँ पे अभी मैंने हाइड्रोलिक प्रेशर से संबंधित क्वेश्चन जो है बताया ही था कि आपके दूसरे शिफ्ट में भी पूछे गए हैं और यहाँ पे क्वेश्चंस आ ही गए इस शिफ्ट में, ठीक है। तो देख लीजिए एक ही क्वेश्चन जो है रिपीट करके अलग अलग शिफ्ट में भी पूछे जा रहे हैं। हाइड्रोलिक तनाव और उससे संबंधित आयतनिक तनाव अनुपात को क्या कहा जाता है। वहां पे पूछा गया था कि हाइड्रोलिक प्रेशर जो है किसके नियम के तहत आता है, तो वहाँ पे पास्कल्स लॉ हो जाता है, ठीक है। और यहाँ पे हाइड्रोलिक तनाव और उससे संबंधित आयतनिक तनाव के अनुपात को हम आयतन प्रत्यास्थता मापांक कहते हैं। पहले मैं बता दूं कि हाइड्रोलिक प्रेशर होता है क्या। हाइड्रोलिक प्रेशर होता है यानी कि जब यहाँ पे प्रेशर डाला जाता है तो किसी चीज में अगर कोई लिक्विड फ्लूइड की यहाँ पे बात करता है, जो पास्कल लॉ है, इसमें कोई फ्लूइड भरा है तो उसमें जो है एकदम बराबर समान जो है प्रेशर लगता है, और जब प्रेशर लगेगा तो चीजें आसपास प्रत्यास्था करेंगी यानी कि फैलेंगी, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा ये आयतन प्रत्यास्था मापांक भी इसे कहते हैं, ठीक है। और ये जो है पास्कल लॉ के तहत आता है। इसमें एक हाइड्रोलिक लिफ्ट से भी संबंधित क्वेश्चन पूछा गया है कि हाइड्रोलिक लिफ्ट जो है किस के लॉ पर आधारित है, तो वो है पास्कल लॉ, ठीक है, पास्कल के नियमों पर आधारित है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 25, इसमें पूछा गया है अनुसूचित क्षेत्रों के संबंध में संसदीय कानून बनाने का अधिकार निम्नलिखित में से किसके पास है। तो अनुसूचित क्षेत्र, ठीक है, आप बात करें तो शेड्यूल्स में यानी कि अनुसूचियों में आपके अनुसूचित क्षेत्रों के बारे में बातें की गई हैं कि वहां का जो है
एडमिनिस्ट्रेशन कैसा होगा, ठीक है। तो वहां पे अगर बात करें तो कुछ राज्यों को अनुसूचित घोषित किया गया है, कुछ राज्यों को विशेष दर्जा भी दिया गया है, जैसे इसमें आ जाते हैं असम, मिजोरम, मेघालय, ऐसी चीजें, ठीक है। कुछ राज्य हैं तो वहां पे जो है उस अनुसूचित क्षेत्रों से संबंध में रूल जो है वो राज्यपाल बनाते हैं। यहाँ पे विधानसभा नहीं होगा, संसद नहीं होगा, यहाँ पे ध्यान रखिएगा राज्यपाल जो है बनाते हैं, उस राज्य का राज्यपाल जो है उससे संबंधित नियम बनाते हैं, ठीक है। रूल्स। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26। इसमें पूछा गया है निम्नलिखित में से किसने सिखों को एक सैन्य संप्रदाय में बदल दिया। तो आप लोग देख पाते होंगे कि सिख में जो है हमेशा तलवार और चीजें, कटारी आप देखते होंगे कि वो लोग अपने साथ में लिए होते हैं, और बहुत सी जगह जो है निहंग प्रदर्शन वगैरह भी होता रहता है, ठीक है। तो इसमें जो है सिख कौन से ऐसे सिख गुरु थे जिन्होंने सिख को एक सैन्य संप्रदाय में बदल दिया। तो ये है गुरु गोविंद सिंह, ठीक है। कौन है? गुरु गोविंद सिंह। नेक्स्ट देख लेते हैं क्या है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 27। ये पूछा गया है वे जानवर जिनकी कोशिकाएं बाह्य और आंतरिक झिल्ली के बीच भ्रूण परत में व्यवस्थित होती हैं, यानी कि बाह्य झिल्ली और आंतरिक, ठीक है, दोनों के भ्रूण परत के बीच में स्थित रहती हैं, तो उसे कहते हैं डाइप्लोब्लास्टिक जानवर। क्या बोलते हैं? डाइप्लोब्लास्टिक जानवर, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा आप लोग, डाइप्लोब्लास्टिक जानवर, ठीक है। और यहाँ पे मोनोब्लास्टिक, और ये आप चाहें तो इसे गूगल करके देख सकते हैं, ठीक है। वैसे ये इतना ही याद रखिए, वन लीनियर फॉर्म में नोट डाउन करके। नीचे दिया हुआ है नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किसने मणिपुरी नृत्य को शांति निकेतन में प्रदर्शन कर उसकी ख्याति वापस दिलाई। तो साथियों ध्यान रखिए, शांति निकेतन से संबंधित अगर कोई क्वेश्चन आता है तो शांति निकेतन जो है रविंद्रनाथ टैगोर जी ने ही बनवाया था, ठीक है। इन्होंने ही शांति निकेतन को आगे बढ़ाया। तो अगर यहाँ पे वैसे भी पूछा जा रहा है कि मणिपुरी नृत्य को शांति निकेतन में प्रदर्शनी की करके किन्होंने जो है इसकी ख्याति को वापस दिलाया था, तो वह है रविंद्रनाथ टैगोर जी, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। इसमें पूछा गया है जनगणना से संबंधित। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में साक्षरता दर है। तो भारत में जो है साक्षरता दर 74 है, ठीक है। ध्यान रखिएगा, वर्ष 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग बात कर रहा है की जा रही है, तो भारत में साक्षरता दर जो है वो 74% है। और साथियों अगर यहीं पे बात करें कि सर्वाधिक साक्षरता दर कहाँ है, तो सर्वाधिक साक्षरता दर जो है आपका वो है केरल में, ठीक है। ध्यान रखिएगा कहाँ पे है, केरल में। और यहीं पे बात करें अगर केरल में है तो केरल में कितनी साक्षरता दर क्या है, क्योंकि अभी जो है हाल ही में आपके एसएससी सीजीएल और एमटीएस के पेपर हुए हैं जो कि टीसीएस द्वारा ही कराया, तो उसमें ऐसे क्वेश्चन जो है पूछे गए हैं। उसमें क्वेश्चन पूछा गया है कि केरल में है तो कितनी है, ठीक है। तो आप ऐसे इसे नोट डाउन कर लीजिए कि केरल में कितनी साक्षरता दर है। अगर हम बात करें यहाँ पे केरल में, तो केरल में 94% जो है लिटरेसी रेट है। क्या है? 94% लिटरेसी रेट है। तो साथियों सर्वाधिक साक्षरता दर तो हो गया, और उसकी जो है कई सारी शिफ्टों में क्वेश्चन इससे संबंधित पूछे गए थे। तो बाकी की शिफ्टों में क्वेश्चन ये भी पूछा गया था कि कौन सा भारत में कौन सा ऐसा जिला है जहाँ पे सर्वाधिक साक्षरता दर है। तो वो जिला जो है केरल में ना होके वो कहीं और है। वो जिला जो है आपका मिजोरम में है। कहाँ पे है? मिजोरम में एक जिला है जिसका नाम है शेरछिप। तो ध्यान रखिएगा, आप लोग इसे नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन अभी हाल ही में पूछा गया है, अभी कुछ ही दिनों पहले, ठीक है, पेपर हुए हैं उसमें। तो साथियों ध्यान रखिएगा कि सर्वाधिक अगर पूछे कि सर्वाधिक साक्षरता दर भारत में किस जिले में है, तो है आपका शेरछिप। नोट डाउन कर लीजिए, शेरछिप जो है मणिपुर में। ये क्वेश्चन अभी एमटीएस पेपर में पूछा गया है, ठीक है। और अगर वहीं पे अगर हम बात कर लेते हैं कि सर्वाधिक सबसे कम ऐसा कौन सा राज्य है जहाँ पर सबसे कम साक्षरता दर है, तो आपका सभी को पता होगा कि बिहार है। और वहीं पे बात करें बिहार की कितनी है, तो 63.82% है बिहार की साक्षरता दर। तो ध्यान रखिएगा यहाँ पे नोट डाउन करिए। तो सर्वाधिक की बात मैंने की है कि सर्वाधिक कहाँ पे है, ठीक है। सबसे अगर सर्वाधिक राज्य में पूछे तो केरल है, और जिले में पूछे तो शेरछिप है। और वहीं पे अगर बात करें तो सबसे कम साक्षरता दर जो है वो कहाँ पे है? बिहार में है, ठीक है। वो भी 63 पॉइंट समथिंग 63.82% बिहार में है। अगर वहीं पे बात करें कि सबसे कम साक्षरता दर किस जिले में है, ठीक है, किस डिस्ट्रिक्ट में है या किस जिले में है, तो हो जाता है मध्य प्रदेश का अलीराजपुर। क्या हो जाता है? मध्य प्रदेश का अलीराजपुर। अलीराजपुर, तो नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 में एक डेफिनेशन दी गई, परिभाषा दी गई है, जिसको पूछा गया कि किन्होंने दिया था। तो इसे नोट डाउन कर लीजिए। अर्थशास्त्र वह विज्ञान है जिसके अंतर्गत मानव व्यवहार का विकल्प के रूप में प्रयोग किए जाने वाले परिणाम और अपर्याप्त आय के अंतर संबंध के रूप में अध्ययन किया जाता है। वापस रिपीट कर दूं, अर्थशास्त्र वह विज्ञान है जिसके अंतर्गत मानव व्यवहार का विकल्प के रूप में प्रयोग किए जाने वाले परिणाम और अपर्याप्त आय के अंतर संबंध के रूप में अध्ययन किया जाता है। तो ये दिया था रॉबिन्स ने। और साथ ही मैं आपको बता दूं कि बाकी लोगों ने भी अर्थशास्त्र से संबंध में बहुत सारे
डेफिनेशन दिए थे, तो आप जो है इंपॉर्टेंट उसे देख लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एकीकृत ऊर्जा की नीति के अनुसार बिजली की मांग 8 लाख मेगावाट कब तक होने की संभावना है। तो एकीकृत ऊर्जा नीति, ये एक नीति लाई गई थी, ठीक है, जिसके तहत इंडिया को अपने आप को पावरफुल बनाना था, किसमें, बिजली उत्पादन में, ठीक है। तो ध्यान रखिए कि इसमें 8 लाख मेगावाट जो है लक्ष्य रखा गया, और वो लक्ष्य पूरा होने की उम्मीद कब तक है, वर्ष 2031 से लेके 2032 तक, ठीक है। तो नोट डाउन कर लीजिए। इससे अभी तो ये योजना चल ही रही है, तो बीच में कुछ ना कुछ चीजें ऐड की जाती रहती हैं, तो इम्पोर्टेंट है ये भी। नेक्स्ट है आपका पनामा नहर। पनामा नहर जो है ये किसको जोड़ती है, तो पनामा नहर जो है अटलांटिक महासागर के साथ ये प्रशांत महासागर को जोड़ती है। ये पनामा नहर ये जो कृत्रिम लेक है, यानी कि ये मानव निर्मित पनामा नहर एक कृत्रिम लेक है, ठीक है। और ये जो है अटलांटिक महासागर, दो महासागरों, अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर को जोड़ती है। और यहाँ पे अगर यही हम बात कर लेते हैं इस नहर से संबंधित, कि पनामा नहर जो है ये विश्व की, मैं आपको बता दूं, ये जो है विश्व की सबसे बड़ी जहाज पार करने वाली नहर है, ठीक है, विश्व की सबसे बड़ी नहर है। और ये जो है दो महासागरों को जोड़ती है। ये कृत्रिम नहर है, यानी कृत्रिम रूप से बनाई गई नहर है। साथ ही ये हो जाता है आपका पनामा नहर के बारे में, ठीक है। और अगर वहीं पे हम बात करें, जिस टाइम ये बनाई जा रही थी, या ये नहर का स्टार्ट की गई थी 1969 में, इस पे जो है आना जाना रास्ते में जहाजों का जो है चलना इसमें स्टार्ट किया था 1869 में, ठीक है। और इसी के साथ साथ एक और नहर बनाई जा रही थी, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और वो हमारे आसपास के एरिया से भी कवर करती है, तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, वो है सुएज नहर, ठीक है। सुएज नहर भी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे संबंधित भी क्वेश्चन पूछे गए बहुत बारी। तो सुएज नहर जो है भूमध्य सागर, यानी कि मेडिटेरेनियन सी को लाल सागर, रेड सी से जोड़ती है, ठीक है, जो कि इंडिया के बगल में अरब सागर से जुड़ा हुआ है लाल सागर, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा कि ये पनामा नहर जो है ये भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। और ये जो है मिस्र के अंतर्गत आती है। इसको इसके स्टार्टिंग जो है किन्होंने बनवाया था, जिसको मिस्र ने, मिस्र के तहत आती है, मिस्र के तहत इन्होंने स्टार्ट कराया था। और इसको भी स्टार्ट किया गया था 1969 के तहत ही। दोनों नहरों का लगभग आवागमन जो स्टार्ट किया गया था, वो स्टार्ट किया गया था, लगभग ये दोनों आसपास ही बनी थी। ध्यान रखिएगा कि पनामा नहर किसे जोड़ती है और सुएज नहर किसे जोड़ती है, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जम्मू कश्मीर के स्थानीय निवासियों को स्थायी आवास प्रदान करने का अधिकार किसके पास होता है। तो जम्मू कश्मीर, उस समय आर्टिकल 370 हटाए गए थे, तो ये संबंधित वहां से क्वेश्चन पूछे गए थे। और साथ ही अभी मैं बता दूं कि अभी हाल ही में जम्मू कश्मीर में इलेक्शंस जो है करवाए गए हैं, ठीक है। तो अब पहली बार हुआ है जब से इसको पूरा इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के तहत जो है शामिल किया गया, तो उससे संबंधित क्वेश्चन पूछे जाने की पूरी उम्मीद है, ठीक है। तो आप लोग तैयार कर लीजिएगा। वैसे यहाँ पे इसका आंसर है राज्य विधानमंडल, ठीक है, क्या है, राज्य विधानमंडल। नेक्स्ट है, यूरोप के किस देश में बंदरगाह नहीं है। साथियों वापस से वहां पे नहर से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया था, यहाँ पे बंदरगाह से संबंधित। तो यहाँ पे यूरोप के किस देश में बंदरगाह नहीं है, यूरोप के स्विट्जरलैंड में बंदरगाह नहीं है। आप देखेंगे तो फ्रांस में तो है ही है। इन लोगों की लोकेशन ही ऐसी है, आप अगर देख पा रहे होंगे यूरोप के मैप में, तो आपको पता चल जाएगा। और स्विट्जरलैंड जो है उस वहां पे कोई भी बंदरगाह नहीं है। तो साथ ही यहाँ पे अगर यूरोप का पूछा गया है, तो आप लोग बाकी के जो भी महाद्वीप है उससे संबंधित पूछ ले, देख ले, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्या है। नेक्स्ट है आपका, इनमें से कौन सी झील जम्मू और कश्मीर में पाई जाती है। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, कौन सी झील जो है जम्मू और कश्मीर में पाई जाती है। तो यहाँ पे अभी मैंने जो है एक शॉर्ट्स अपलोड किया, उसमें झील से संबंधित है, तो देख लीजिएगा आप लोग जो है। सोमोरिरी, कौन सी झील है यहाँ पे, सोमोरिरी, ठीक है। और नैनीताल उत्तराखंड में है ये झील। बाकी भीमताल ये भी उत्तराखंड में है। तो बाकी चीजें जो है आप देख लीजिएगा, झील से संबंधित क्वेश्चन तैयार कर लीजिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 में पूछा गया, निम्नलिखित राज्यों में से जेमू ग्लेशियर किस राज्य में पाया जाता है। अब यहाँ पे ग्लेशियर से भी संबंधित क्वेश्चन पूछ लिया गया है। तो यहाँ पे जेमू ग्लेशियर जो है सिक्किम में है, ठीक है। कहाँ पे, सिक्किम में। तो ये बता दीजिए, जो पूर्वी भारत है, सॉरी भारत का जो भी पूर्वी भाग है, वहां का सबसे बड़ा ग्लेशियर है जेमू ग्लेशियर, और ये जो है सिक्किम में पाया जाता है, ठीक है। तो जो भी इंपॉर्टेंट ग्लेशियर्स होने तैयार कर लीजिए, क्योंकि वैसे तो बहुत सारे ग्लेशियर्स हैं, एक एक छोटे छोटे ग्लेशियर्स के भी नाम है, लेकिन इंपॉर्टेंट जो है वो तैयार कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 37। इसमें पूछा गया है, श्रीलंका में जातीय संघर्ष में मध्यस्थता के लिए प्रसिद्ध भारत श्रीलंका समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। तो श्रीलंका में जो है जातीय संघर्ष जो चल रहा था, उसमें मध्यस्थता
लाने के लिए भारत और श्रीलंका ने एक समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। तो वो कब किए थे? वो किए थे 1987 में। तो अभी श्रीलंका में भी तख्ता पलट बहुत सारी चीजें हुई थी, ठीक है, तो देख लीजिएगा चीजें। नेक्स्ट है क्वेश्चन आपका, पानीपत की तीसरी लड़ाई में मराठाओं को किसने हराया? तो पानीपत की तीसरी लड़ाई जो है अहमद शाह अब्दाली और मराठा के बीच में हुई थी। तो अहमद शाह अब्दाली जो है जीत गए थे और इन्होंने मराठाओं को हरा दिया गया था। तो ध्यान रखिएगा ये क्वेश्चन भी आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। पानीपत की 3 लड़ाइयां लड़ी गई थी, तो आप लोग बता सकते हैं कि वो 3 लड़ाइयां कब और किसके बीच में लड़ी गई थी? आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्या है, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान किस संविधान से लिया गया है? तो संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान जो है वो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है, ठीक है। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक जो है कौन बुलाता है? वो जो है राष्ट्रपति बुलाते हैं, प्रेसिडेंट बुलाते हैं, ठीक है। और अगर पूछे इससे संबंधित क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर दोनों सदनें बैठ गई हैं, ये राज्यसभा भी बैठ गई है और लोकसभा, दोनों सदनें बैठ गई हैं, तो भाई इसकी अध्यक्षता कौन करेगा? यहाँ पे पीठासीन कौन होगा? तो यहाँ पे लोकसभा के द्वारा इस अध्यक्ष है वही यहाँ पे बैठेंगे, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40। इसमें पूछा गया है इनमें से कौन सा एशियाई मूल का खेल नहीं है? तो चलिए हम लोग देखते हैं, हम लोग तो भारत से ही है, यहाँ पे देखते हैं कौन कौन सा खेल होता है। तो वही जो है वो एशिया में ही तो भारत है, ठीक है। तो खो खो बिल्कुल भारत में तो धूम धड़ाके से खेला जाता है, और कबड्डी फिर तो पूछो ही मत, ठीक है, हमारे हरियाणा के लोगों को। और लूडो ये तो सभी ने खेल रखा है, ठीक है। यहाँ पे बचता है रग्बी, तो रग्बी जो है वो एशिया का खेल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41। इसमें पूछा गया है दिए गए विकल्पों में से कौन सा बॉक्सिंग खेल से संबंधित नहीं है? साथियों मैंने पहले ही बताया था कि इसी वीडियो में जो है आपके कई सारे क्वेश्चन जो है आपके ऐसे ही आएंगे कि ये संबंधित है इस खेल से। तो यहाँ पे अपर कट नहीं है बॉक्सिंग से रिलेटेड, नॉकआउट भी नहीं है, पंच भी नहीं है, यहाँ पे सॉरी अपर कट भी जो है बॉक्सिंग से रिलेटेड है, नॉकआउट टाइम पीरियड होता है उनका, और पंच तो होता ही है। यहाँ पे बचा बर्डी, तो बर्डी जो है बॉक्सिंग से रिलेटेड नहीं है। तो आप ऐसे जो है बहुत सारे खेलों से संबंधित जो है देख लीजिएगा एक किसी वीडियो को। निम्नलिखित में से कौन सा उत्पादन का प्रमुख कारक नहीं है? तो साथियों मैं बता दूं, मेनली अगर कोई चीज प्रोडक्शन कोई भी कंपनी में की जा रही है तो वहां पे 3 चीजें जो उत्पादन का प्रमुख कारण मानी जाती है। एक तो श्रम हो जाता है, यानी कि श्रम आप ले लेंगे, उससे परिश्रम से भी वो जोड़ सकते हैं। एक तो आपका श्रम हो गया, दूसरा भूमि हो गया, और तीसरा हो गया पूंजी, ठीक है। यहाँ पे बोला जाता है इसे कैपिटल लैंड, ठीक है, लैंड, ये लैंड हो गया, कैपिटल हो गया, और वेजेस। 3 चीजें होती हैं, लेबर, सॉरी, लैंड कैपिटल लेबर, लैंड लेबर कैपिटल, आप ऐसे भी करके 3 चीजें प्रमुख होती हैं, तो ध्यान रखिएगा इसे। ये बहुत बड़ी क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 43। इसमें पूछा गया है वेद से संबंधित, तो निम्नलिखित वेदों में से किसे ब्रह्म वेद के नाम से भी जाना जाता है? तो यहाँ पे तो अथर्ववेद है। सबसे पुराना, कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है सबसे पुराना वेद जो है कौन सा है? तो यह है ऋग्वेद। और अगर पूछ ले कि वैदिक सभ्यता के टाइम जो भी वेद उस टाइम लिखे गए थे स्टार्टिंग में, वैदिक सभ्यता के स्टार्टिंग में, तो जो है वो आपका ऋग्वेद आ जाता है। और यहाँ पे अगर इनके उपनाम हम जानना चाहें या फिर इनके पुरोहित जानना चाहें, पुरोहित भी बोलते हैं वेद, और उनके पुरोहित कौन कौन से हैं, तो यहाँ पे अथर्ववेद का तो आपने देख लिया होगा कि ब्रह्मवेद इसे बोलते हैं, ठीक है। और यहीं पे बात कर ऋग्वेद की, तो इसे होता या होत्री बोलते हैं। सामवेद को उद्गाता या उदागात बोलते हैं, ठीक है। और यजुर्वेद को अधर्वयु बोलते हैं। और वहीं पे अथर्ववेद की बात करें तो यहाँ पे ब्रह्मवेद बोलते हैं, ठीक है। तो देख लीजिएगा बाकी चीजें और भी जो वेद से संबंधित है। नेक्स्ट है FIG, वापस से पूछ लिया गया है, FIG किस खेल का शासी निकाय है? तो FIG, साथियों ध्यान होगा 2018 में जो जिम्नास्टिक के लिए गई हुई थी दीपा कर्माकर, वो जो है बहुत ही फेमस थी उस टाइम, उनका प्रदर्शन भी अच्छा ही रहा था। पहली बार भारत से कोई जिम्नास्टिक के लिए जो है गया हुआ था। तो वह यहाँ पे उसी से संबंधित पूछा गया कि FIG किस खेल का शासी निकाय है, यानी FIG किस गेम को कंट्रोल करता है? तो वो है जिम्नास्टिक, ठीक है। देख लीजिएगा इस बार भी अगर कुछ ऐसा हुआ है, कुछ नई चीजें हैं, तो आप उसे जरूर ध्यान रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्या है क्वेश्चन नंबर 45। इसमें पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा लौह इस्पात कारखाना कर्नाटक में स्थित है? तो यहाँ पे कौन सा लौह इस्पात कारखाना है जो कि कर्नाटक में स्थित है? यहाँ पे भद्रावती है, ठीक है। बाकी बोकारो, राउरकेला, भिलाई, आप लोग इन सब के बारे में देख लीजिएगा। और साथ ही अभी हाल ही में रतन टाटा जो कि उद्योगपति इंडिया के है, उनकी जो है मृत्यु हुई है। तो उनसे उन्होंने बहुत सारे स्टील कारखाने लगवाए, ठीक है। तो आप उनसे संबंधित जो है चीजें देख लीजिएगा, बहुत सारे कारखाने उन्होंने लगवाए, और ये भी चीजें देख लीजिएगा क्योंकि ये पूछे जाने के चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिल्ली के प्रसिद्ध शासक फरीद को और किस नाम से जाना जाता है? तो फरीद जो है दिल्ली में इन्होंने शासन किया था, इनका नाम फरीद है। ये जो है शेर शाह का नाम है फरीद, शेर शाह को ही
फरीद के नाम से जानते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 सेकेंड, क्वेश्चन नंबर 47। 1 सेकेंड 1 सेकेंड, इसको देख लेते हैं क्या है। तो साथियों मैं यहाँ पे बता दूं इसको कि किससे संबंधित पूछा गया था, मुझे ध्यान है कि ये जो है क्वेश्चन पूछा गया था मौलिक कर्तव्य से लेके, कि मौलिक कर्तव्यों को संविधान में किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था। तो मौलिक कर्तव्य को जो है संविधान में 42वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा 42वां संविधान संशोधन 1976 कब हुआ था, 1976 में। और मौलिक कर्तव्य को भाग 4 में जोड़ा गया था 1976। मूल रूप से जो संविधान बनाया गया था तो मौलिक कर्तव्य उसमें नहीं था, बाद में से जोड़ा गया था 1976। आप याद रख सकते हैं 4 और 2 के मिलके 6 होते हैं, 1976 में से जोड़ा गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 में पूछा गया भारतीय न्याय प्रणाली किस प्रकार की न्याय प्रणाली का पालन करती है। तो वो है एकीकृत। आपको पता होगा कि इंडिया में सिर्फ जो है मौलिक कर्तव्य, सॉरी मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स का हनन होने पे आप डायरेक्ट जो है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जा सकते हैं, ठीक है। फंडामेंटल राइट्स सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट जा सकते हैं। बाकी चीजें आपको है तो आपको एक प्रोसेस वे में करनी पड़ती है, ठीक है। ये चीजें अलग हालांकि दी गई हैं थोड़ी सी, लेकिन इंडिया का वैसे एकीकृत न्याय प्रणाली है। क्योंकि पहले हम जाएंगे जिला डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, वहां पे अगर हम वहां के न्याय से अगर हम असंतुष्ट हैं तो हम जा सकते हैं आगे। फिर उसके बाद एक प्रोसेस होता है कि हाई कोर्ट जाएंगे, फिर हाई कोर्ट के बाद आप सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे अपील करने, ठीक है। तो ये हो जाता है एक एकीकृत न्याय प्रणाली, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्या है क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49 पूछा गया एनपीए, नॉन परफॉर्मिंग एसेट से संबंधित गैर निष्पादित संपत्ति। क्या है गैर निष्पादित संपत्ति, यानी नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स है आपके पास, अगर उस पे आप लोन लिए रखे हैं या कोई एडवांस है जो कि किस अवधि के लिए मूल पर ब्याज भुगतान पर ओवरड्यू होता है, यानी कि इसको जो है 90 ड्यू में इसको जो है ओवरड्यू देना होता है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा इसे, कभी कभी फुल फॉर्म भी पूछ लेता है। तो एनपीए नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 50 और लिए लास्ट क्वेश्चन है इस शिफ्ट का आपका, तो ध्यान रखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से दुनिया की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील कौन सी है। तो वह है सुपीरियर लेक, ठीक है। तो आप लोग ऐसे ही ध्यान रखिएगा कि दुनिया के देख लीजिए दुनिया की सबसे बड़ी झील कौन सी है और हर कॉन्टिनेंट की सबसे बड़ी झील कौन सी है। इंडिया के, हालांकि इंडिया के लेक्स भी इसी शिफ्ट में पूछे गए हैं, भारत में कौन कौन सी झीलें हैं, ठीक है। और खारे पानी की झील, ऐसी झील जो है लिख लीजिएगा। तो साथियों ये रही आपकी आज की जो भी आज का एनालिसिस हमने किया। तो साथियों आपको वीडियो कैसा लगा, लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बाकी की वीडियोस आप भी जाके ओपन करके देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।